हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर अगला भाग है, जो अंतिम भाग है गांधी और उनके आंदोलन से रिलेटेड, जो है भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने स्लाइड देखी है, हम लोग उसी स्लाइड के कॉन्टेक्स्ट में भारत छोड़ो आंदोलन समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन, अगर इसका इंट्रोडक्शन मतलब संदर्भ अगर हम लोग देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन भारत का आखिरी सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें भारत के सभी देशवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और सभी के मन में सिर्फ एक ही धारणा उस समय पनप रही थी कि हमें ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकालना है और स्वतंत्रता हासिल करनी है, देश को पूरी तरीके से आजाद करना है। और इस आंदोलन के दौरान कई भारत के जिलों में, विभिन्न राज्यों के जिलों में समानांतर सरकारें भी बनी और इनको हम लोगों ने अस्तित्व में देखा। कोई 15 दिन रही, कोई 17 दिन रही, कोई एक हफ्ते रही। इस तरीके समानांतर सरकारें वहां पर अस्तित्व में आईं और कई स्वतंत्रता सेनानी परोक्ष रूप से लड़ाई करे, भूमिगत होकर लड़ाई करे, और कई स्वतंत्रता सेनानी खुलकर सामने आए और इस आंदोलन में भाग लिया। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जन आंदोलन था, देशव्यापी आंदोलन था। अगेन ये बहुत बड़ा आंदोलन था। देखिए, ये आंदोलन लगभग उस समय स्टार्ट हुआ जब दूसरा विश्व युद्ध जो था वो चल रहा था। 1939 में शुरू हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध अभी चल रहा था। और औपनिवेशिक देश जितने भी थे वो सभी कहीं ना कहीं अपने औपनिवेशिक जो उनके प्रशासक थे उनके खिलाफ लामबंद हो रहे थे, वहां की जनता। और औपनिवेशिक शासन से आजादी की मांग लगभग हर औपनिवेशिक राज्य में उठने लगी थी इस दौरान में, और भारत भी इससे अलग नहीं था, अछूता नहीं था। भारत में भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने के लिए साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन तेज होता है, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, जो गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ता है। देखिए, आंदोलन के बारे में अगर हम लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप करनी है तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा, जो महाराष्ट्र में है, वहां कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति थी उसने एक प्रस्ताव पारित किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये प्रस्ताव था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। इसकी सार्वजनिक घोषणा इन्होंने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक जो मुंबई में हुई थी उसमें इन्होंने इसको घोषणा करी। किसकी? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को पास हुआ था। 8 अगस्त 1942 को बंबई का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है वहां इस आंदोलन को ये लोग डिक्लेयर करते हैं कि ये आंदोलन होगा। जहां इस आंदोलन के बारे में घोषणा की गई उस जगह का नाम ग्वालियर टैंक मैदान कहा जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन को इसी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में मंजूरी प्राप्त हुई थी। इस प्रस्ताव में यह घोषणा करी गई थी कि भारत ब्रिटिश शासन की तुरंत मतलब समाप्ति चाहता है और भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन का भारत से चला जाना और भारत को स्वतंत्रता देना अब जरूरी हो गया है। तो ये चीजें उस अधिवेशन में, मुंबई अधिवेशन में डिस्कस करी जाती हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है। जो पिछला मेरा एक लेक्चर था जहां मेरे कुछ कंफ्यूज हो गया था, वहां में उसको मैंने अगस्त क्रांति कहा था। वो अगस्त क्रांति नहीं था, वो अगस्त आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? देखिए, इस आंदोलन का लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य को और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को पूरी तरीके से समाप्त करना। ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से समाप्त करना, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारतीय जो विचारधारा है वहां से समाप्त करके स्वतंत्रता हासिल करना। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो काकोरी कांड हुआ था, हम सब लोग जानते हैं उसके बारे में,
काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद मतलब 9 अगस्त 1942 को गांधी के आह्वान पर पूरे देश में हुआ और ये देशव्यापी आंदोलन बनता है। आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी जब यह आंदोलन चल रहा था 1942 में, जब इसकी घोषणा होती है अगस्त में, तब दूसरा विश्व युद्ध जारी था, चल रहा था और इसमें मित्र राष्ट्र जो हैं वो हार रहे थे। भारत उस समय भी फांसीवाद के खिलाफ था, नाजीवाद के खिलाफ था और जो ये एक गुट बना हुआ था एक्सेस पावर का, इनके खिलाफ भारत खड़ा था। और इसका मतलब यह नहीं है कि भारत साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं था या भारत उपनिवेशवाद के खिलाफ नहीं था। भारत किसी भी तरीके के अमानवीय अत्याचार के खिलाफ खड़ा था। क्यों खड़ा था? क्योंकि यह अमानवीय अत्याचार के ऊपर जो विचारधारा आधारित है उसके खिलाफ भारत और भारतीय खड़े थे। क्यों खड़े थे? क्योंकि भारत का राष्ट्रवाद, जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया, वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित था। भारतीय ब्रिटिशर्स से इस आधार पर विरोध नहीं करते थे कि उनकी स्किन का रंग और हमारी स्किन का रंग अलग है। भारतीय शुरू से इस आधार पर जैसे विरोध किया उन्होंने, जो सैद्धांतिक विरोध था। उपनिवेशवाद गलत है, साम्राज्यवाद गलत है, एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क को गुलाम बनाए ये भी गलत है, एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क के रिसोर्सेस का दोहन करे ये भी अनैतिक है, गलत है। तो एक मुल्क को दूसरे मुल्क की स्वाधीनता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। उस दौर में भारत इस सिद्धांत पर चल रहा था। तो हमारा ब्रिटिशर्स के साथ जो विरोध था वो सैद्धांतिक विरोध था। हमें ब्रिटिशर्स से कोई विरोध नहीं था। हमें ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद लेकर आए, हमारा विरोध उसके साथ था। हमें ब्रिटिशर्स से कोई आपत्ति नहीं थी। हमारी आपत्ति ब्रिटिश के जो साम्राज्यवाद है, जो उनका दमन चक्र चला पूरे भारत में, जो वो जिस भी तरीके का संशोधन लाने का प्रयास किए, जो भारत विरोधी था, हमारा विरोध वहां था। अफ्रीकन नेशनलिज्म की तरह से नहीं, जो रंग के आधार पर उनका एक तरीके से स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सिद्धांतों पर आधारित था। तो हमारा राष्ट्रवाद भी कुछ ना कुछ सिद्धांतों पर आज भी आधारित है। अब देखिए, मित्र राष्ट्र हारने लगे थे और ये एक समय ऐसा भी आया कि यह माना जाने लगा कि जापान भारत पर हमला करेगा। मित्र देश जो थे, अमेरिका, रूस, चीन, ये सब देश मिलकर ब्रिटेन पर लगातार ये दबाव डाल रहे थे कि वो भारतीयों का समर्थन हासिल करे इस युद्ध में। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे वो 1942 में भारत आते हैं, जिसे हम लोग क्रिप्स मिशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आता है और 1942 में जब आंदोलन चल रहा था उसी दौरान आता है ये। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भी इंडियन भारतीय हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या अलग दल हो, उन सभी का द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन हासिल करना। यहां मजेदार बात यह है कि जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, ये लेफ्ट विंग लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे। अभी तक हमारे पास कौन लोग आए? वो जो हाईली कंजर्वेटिव थे। क्रिप्स कौन है? ब्रिटेन में लेफ्ट विंगर माने जाते हैं और लेबर पार्टी से ये आते थे। तो जनरली जो ये लेबर पार्टी है, ये भारत में भाई उनको स्वशासन मिल जाना चाहिए, जो मांगे संवैधानिक मांग रहे हैं उनको पूरा कर देना चाहिए, या एक हद तक भारत की आजादी के समर्थक माने जाते थे जो लेबर पार्टी थी। लेकिन जो चर्चिल की गवर्नमेंट थी वो उस समय कोएलिशन गवर्नमेंट चला रही थी, जिसमें कंजर्वेटिव भी थे, जिसमें कुछ लिबरल के भी कुछ धड़े मिले हुए थे। क्रिप्स भारत आते हैं निगोशिएशन करने के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के साथ मिलते हैं और बहुत सारे इंडियंस, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस से उनकी बातचीत होती है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग के,
सब एक तरीके से देखा जाए तो कोई डोमिनियन स्टेट की बात कर रहा था, किसी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी। कुल मिलाकर ब्रिटेन के भारतीयों का समर्थन किस तरीके से ब्रिटेन हासिल करे, ये मुख्य मकसद था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स का। देखिए यहां इसका जो पूरा डिस्कोर्स था वो ये था कि क्रिप्स मिशन को पूरी तरीके से भारतीयों ने नकार दिया। ये माना गया कि प्रथम विश्व युद्ध का जो दंश था और जो भारतीयों के साथ ब्रिटेन ने धोखेबाजी करी थी, वो उसका अनुभव हमारे पास है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने का कोई औचित्य नहीं है। यही एकमात्र कारण था कि क्रिप्स मिशन सफल नहीं हो पाया। इसके अलावा सीधे सीधे गांधी जो थे, उन्होंने जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव आए थे उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर रिजेक्ट कर दिया पूरी तरीके से। क्रिप्स मिशन ने अपने जो ऑफर उसने दिया था भारतीयों को, डोमिनियन स्टेट वाला, उस ऑफर को मॉडिफाई भी किया, लेकिन फिर भी जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, मतलब ब्रिटेन जो वैधानिक शक्तियां हैं, संवैधानिक शक्तियां हैं, वो भारत को देकर आजाद घोषित कर देगा, ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटिशर्स के हाथ से भारतीयों के हाथ में आ जाए, उसके लिए मंजूरी क्रिप्स मिशन नहीं देता। क्रिप्स मिशन उसकी चर्चा भी नहीं करता। तीसरा था इसमें कि वॉयस रॉय और जो सेक्रेटरी थे भारतीय स्टेट के, वो क्रिप्स मिशन को कहीं ना कहीं दबाना भी चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि डोमिनियन स्टेट के समर्थक वो लोग नहीं थे। कुल मिलाकर इन सब वजहों से क्रिप्स मिशन पूरी तरीके से भारत में फेल हो जाता है। क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद भारतीयों की जो मांग थी पूर्ण स्वराज की, उस मांग ने जोर पकड़ा, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार जो थी वो पूर्ण स्वराज देना नहीं चाह रही थी। क्रिप्स मिशन के फेलियर से ये बात साफ भी हो जाती है। भारत की सुरक्षा है वो अपने हाथों में रखना चाहते थे, ब्रिटेन के हाथों में नहीं देना चाहते थे इस दूसरे विश्व युद्ध में। और गवर्नर जनरल का जो वीटो अधिकार था, उस वीटो अधिकार को भारतीय खत्म करने के पक्ष में थे, क्योंकि वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, और ब्रिटेन उस वीटो पावर को और मजबूत करना चाह रहा था। भारतीय प्रतिनिधियों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को तो नामंजूर किया ही, साथ ही साथ आंदोलन को धार भी दी। क्रिप्स मिशन यहां फेल हो जाता है। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक जो है वो जो मैंने पहले बताया आपको अभी, अगस्त 1942 में होती है, कि जिसमें यह निर्णय लिया गया 8 अगस्त को, उसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीय जो है वो अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे, भारत अपनी रक्षा स्वयं करेगा एक राष्ट्र होने के नाते, और साम्राज्यवाद, साथ ही साथ फांसीवाद और नाजीवाद और उपनिवेशवाद का विरोध भी करता रहेगा। देखिए हर तरीके का जो नेगेटिव विचारधारा थी, जो अमानवीय विचारधारा थी भारतीय, उसका विरोध कर रहे थे। देखिए इसके बाद कांग्रेस, अगेन जो मैंने अभी बताया, कांग्रेस भारत छोड़ो प्रस्ताव लेकर आती है, और इसी तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, जो अहिंसा पर आधारित था। जन आंदोलन पूरी तरीके से भारत में फैल जाता है। अब गतिविधियां क्या क्या होती हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान में। वहां गांधी जी क्या कहते हैं? देखिए गांधी जी वहां ये कह रहे हैं कि एक उन्होंने वहां फेमस नारा दिया था इसी मैदान में कि हम सभी भारतीयों को अपने मन में एक बात बैठा लेनी चाहिए। वो बात क्या है? करो या मरो। ये नारा जो था, ये नारा पूरे आंदोलन के दौरान हर भारतीय की जबान पर था और बहुत ज्यादा फेमस हुआ था ये उस दौर में। ये हर भारतीयों की जबान पर आ चुका था।
दूसरा इसमें जब ये करो या मरो का नारा दिया गया और फिर से वही सब चीज़ें शुरू हुई जिसमें स्वदेशी वगैरह इन सब चीज़ों का बहिष्कार करना और गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलना और सब सत्याग्रही देश में की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए सड़क पर उतर आए। ब्रिटिश सरकार ने इसके बाद क्या किया? क्रिप्स मिशन फेल हो गया। 1 अगस्त को ये लोग मीटिंग करते हैं वर्धा में। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव आंदोलन का प्रस्ताव ले आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। ब्रिटिश के अंदर बौखलाहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये वॉर टाइम है, ध्यान रखिए, युद्ध यहाँ चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। ब्रिटिश सरकार रात में सेम डे जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर शुरू करती है। इसके अंतर्गत जो ऑपरेशन जीरो आवर था, सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें देश के विभिन्न जेलों में, अलग अलग राज्यों के जेलों में बंद कर दिया जाता है। एक साथ नहीं, अलग अलग जेलों में। गांधी को आगा खां पैलेस में कैद करके रखा गया और अन्य सदस्य जो गांधी के साथ थे उनको अहमदनगर दुर्ग में जो किला था वहां पर कैद करके रखा गया। साथ ही कांग्रेस को ब्रिटेन ने गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया और इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके विरोध में प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक घरों में एक रोष की भावना पनपती है और प्रत्येक व्यक्ति ब्रिटिशर्स के इस निर्णय के खिलाफ बाहर निकल आता है। देखिए, दमन आप जितना करेंगे किसी ऐसे आंदोलन का जो नॉन वायलेंट है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो प्रोटेस्ट हमेशा दुगनी तेजी से बाहर निकल कर आता है। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ भी यही देखने को मिला। शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन चल रहा है। ब्रिटेन इसको असंवैधानिक तरीके से हैंडल कर रहा है। क्या हुआ? ये ब्रिटेन ने भी इस आंदोलन को देशव्यापी बनाने में मदद करी। यहां तक कि जो देसी रियासतें थीं, जहां पर कुछ डेमोक्रेटिक आंदोलन तो हुए थे, प्रजातांत्रिक आंदोलन, लेकिन उन देसी रियासतों में भी ये भारत छोड़ो आंदोलन पहुंच गया। रजवाड़े जिन्हें हम लोग कहते हैं, वहां भी ये आंदोलन पहुंच गया। वहां की जनता भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ने को तैयार नजर आती है। अब प्रमुख नेता जेल चले गए हैं। इन नेताओं के अभाव में आम लोगों के बीच में से हम लोग नेतृत्व उभरते हुए देखते हैं, जिनमें सबसे फेमस हैं अरुणा आसफ अली। 9 अगस्त 1942 को इसी ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अरुणा आसफ अली ने आंदोलन को गति दी, रुकने नहीं दिया। इनके अलावा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, ये सब जो नेता थे, इन्होंने भी भूमिगत रहकर आंदोलन को धार दिया और रुकने नहीं दिया इस आंदोलन को। उषा मेहता एक फ्रीडम फाइटर थी, इन्होंने अपने साथियों के साथ बंबई से रेडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रसारण किया कांग्रेस के विचारों का और इन सब चीजों का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और ब्रिटिश सरकार द्वारा वहीं दूसरी तरफ पूरी तरीके से दमनकारी नीतियां चल रही थी। जहां भी प्रदर्शनकारी कोई दिखता था उसके ऊपर लाठियां बरसाना, गोलियां चलवाना या हवाई फायर करना, ये सब आम बातें नजर आने लगी। लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां और बहुत ज्यादा हिंसक राज्य हमें वहां देखने को मिलता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ब्रिटिश सरकार की जो ये हिंसक कार्यवाही थी, इसकी प्रतिक्रिया भी होती है और कई भारतीय हिंसा का जवाब हिंसा से देना शुरू करते हैं। लोगों ने इस दौरान सरकारी संपत्तियों पर भी हमला किया, रेलवे की पटरियों को उखाड़ दिया, डाक और तार व्यवस्था जो थी इनको पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया और सरकारी इमारतों पर, जो ब्रिटेन अब दावा करता है कि ये सरकारी इमारतें हैं, ब्रिटिश कंट्रोल्ड इमारतें हैं, वहां पर भारतीय तिरंगा भी फहराया गया इसी आंदोलन के दौरान। बिहार के पटना का जो सचिवालय है वहां पर तिरंगा फहराया गया और लगभग 7 युवा छात्र जो थे वहां पर ब्रिटिश गोलाबारी की वजह से शहीद भी हुए। और ये पहली घटना थी किसी आंदोलन में जहां पर छात्र
शहीद हुए। शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था और शांतिपूर्ण आंदोलन पर छात्रों के ऊपर गोलियां चलाई गई। ये पहली बार हुआ था। जलियांवाला बाग हुआ, ब्रिटेन ने कई बार गोली चलाई, लेकिन छात्रों को टारगेट करके गोली ये पहली बार घटना घटी थी पूरे एंटायर डिस्कोर्स में। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स इतने ज्यादा आंदोलन के विरुद्ध थे और आंदोलन को हर हालत में दबाने चाहते थे। उनकी नजर में सामने जो भी आ रहा था उसको वो क्रश करने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से कई जगह पर ब्रिटेन और ब्रिटिश पुलिस और भारतीयों के बीच में हिंसक झड़प भी देखने को मिलती है। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई भी पंफलेट नहीं छपेगा उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब अखबारों में इस चीज का प्रतिबंध लगा, जो अखबार चल रहे थे कि कोई भी आंदोलन के बारे में खबर नहीं छापेगा, तो उन लोगों ने अखबार ही बंद कर दिया। लेकिन खबर नहीं छपेगी इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा देश के कई भाग, जैसे संयुक्त प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश जिसे कहेंगे, उसमें बलिया है ना, बंगाल का तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़, उड़ीसा में तलचर और बालासोर में लोगों ने, खुद आम जनता ने, क्योंकि नेतृत्व तो जेल चला गया था, और जो आम जनता के बीच में से नेतृत्व उभरा, उस नेतृत्व ने आम जनता को मोबिलाइज करके इन विभिन्न जगहों पर अस्थायी सरकारों की स्थापना करी। पहली अस्थायी सरकार बलिया जिले में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। इसीलिए बलिया को उसी दौरान ब्रिटिशर्स ने बागी बलिया का एक तमगा दिया था। सतारा में नेतृत्व का विद्रोह वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल ने किया था। तो ये दो जो सरकारें बनी थी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में। और 1942 के पूरे भारत छोड़ो आंदोलन में, 1942 जब अंत नवंबर दिसंबर का महीना आता है, तब आते आते लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था ब्रिटिश द्वारा, और इसमें कई हजार लोग मारे गए थे। देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, भारतीय संविधानवाद पर आधारित हो चुका है। ब्रिटेन कई तरीके के भारत में प्रतिवेदन और ये सब चीजें भेज चुका था, भारतीय शासन अधिनियम। तो हमारा भारत संविधान के हिसाब से चल रहा है। संविधान के हिसाब से चलने के बाद अगर कोई सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कर रहा है, जो अहिंसक तरीके से हो रहा है, उसके ऊपर भी गैर संवैधानिक तरीके से ब्रिटेन ने शस्त्र का यूज किया, अस्त्रों का यूज किया और कई हजार व्यक्तियों को मारा, जान से मारा। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे 1942 के इस आंदोलन में। बंगाल में के जो तामुल एक जगह है, वहां 73 इयर्स ओल्ड है वो मतंगिनी हाजरा, है ना। असम में गोहपुर जिले में 13 वर्ष की कनक लता बरुआ, बिहार के पटना में 7 युवा छात्र, जो मैंने अभी बताया, और सैकड़ों प्रदर्शनकारी गोली की वजह से, ब्रिटिश गोली की वजह से मारे गए थे। सॉरी। इसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, एस.एम. जोशी, राम मनोहर लोहिया और ये अलग कुछ और नेता थे, जो लगभग पूरे युद्ध काल के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों का हिडन तरीके से छुपकर वो चलाने में सहयोग कर रहे थे। युद्ध के वर्षों में कई ये कह सकते हैं आप कई वर्ष, युद्ध के जो वर्ष था उसमें ये कई भारतीयों के लिए बहुत संघर्ष का दिन था। कई भारतीयों ने इसमें, बंगाल में फेमाइन आता है, अकाल आता है वहां पर, और इस अकाल की वजह से 30 लाख लोग मर जाते हैं सिर्फ अकाल की वजह से ही। और सरकार, मतलब ब्रिटिश सरकार, भूख से मर रहे लोगों को राहत पहुंचाने में कोई रुचि नहीं दिखाती। देखिए, मजदूर हो या किसान हो, ये जिम्मेदारी सरकार की है, भले ही वो औपनिवेशिक सरकार है। उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे।
लेकिन ये ब्रिटिश शासन इतना ज्यादा आतताई हो गया था कि इसको परवाह ही नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस दौर तक आते आते ब्रिटिश एक तरीके से आर पार के मूड में आ चुके थे। युद्ध के जो ये वर्ष थे, इन वर्षों में आंदोलन बहुत तेज गति से बढ़ा और ये स्वतंत्रता प्राप्ति का क्योंकि अंतिम आंदोलन था, इसके बाद माउंटबेटन प्लान ये सब आने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, और इस आंदोलन के कारण युद्ध जब समाप्त होता है और यह आंदोलन जब अपने चरम पर होता है, ब्रिटेन ये समझ चुका था कि अब भारत पर बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध ने उसकी कमर तोड़ दी थी आर्थिक रूप से और उपनिवेश को संभाले रखना बहुत मुश्किल काम था। दूसरा, ब्रिटेन ये समझ चुका था कि गांधी ने जो सत्य और अहिंसा या सत्याग्रह या फिर दूसरे जो कई रास्ते सुझाए, उन रास्तों का जवाब ब्रिटेन के पास 1945 तक नहीं आया था, आजादी देने तक नहीं आया था कि कैसे रेस्पॉन्ड करें। उनका रेस्पॉन्ड सिर्फ एक ही होता था, लाठीचार्ज, भीड़ को तितर बितर करने के लिए कुछ और हिंसा का या बल का सहारा लेना। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हमने देखा कि वो हिंसा का सहारा लिए। उनका तरीका वही रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास गांधी के इस आंदोलन का या इस तीसरे, जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया, इस तीसरे तरीके का कोई तोड़ था ही नहीं। इस तीसरे तरीके को ये उसी तरीके से हैंडल कर रहे थे जैसे कोई सिविल रिबेलियन को हैंडल करता है। ठीक है, ये जो गैर संवैधानिक था और ब्रिटेन में इसकी कई लोगों ने आलोचना भी करी, विश्व में भी इसकी आलोचना हुई। तो ब्रिटेन चारों तरफ से जब घिर गया तो उसे यह एहसास भी हो गया था कि हमें एक न एक दिन अब भारत को आजाद करने का समय आ गया है। देखिए, ये पूरा डिस्कोर्स हमारा भारत छोड़ो आंदोलन का था। इस आंदोलन का महत्व क्या है? इस आंदोलन का महत्व ये जानना होगा हमें कि गांव से लेकर शहर तक ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। मतलब क्या ग्रामीण क्या शहरी, हर व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा हो गया था इस आंदोलन में। भारतीय जनता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा था, पहले से ही था और ज्यादा बढ़ गया था। और समानांतर सरकारें जो बनी, बलिया में, ये दूसरी जगहों पर जो मैंने अभी बताया, इन सरकारों के गठन से जनता का जो उत्साह था वो और ज्यादा बढ़ गया। उन्हें लगने लगा कि ब्रिटेन को हम लोग मिलकर एकजुटता के साथ परास्त कर सकते हैं। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी लिया, लेकिन इस आंदोलन में महिलाओं ने बहुत ज्यादा अपनी भूमिका दर्ज कराई और जनता ने नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया उस सूरत में जब बड़े नेता को जेल में डाल दिया गया था। यह नेतृत्व जनता ने खुद ले लिया। तो जनता, इसका मतलब इतना परिपक्व हो चुकी थी कि बिना किसी नेतृत्व के वो कोई भी आंदोलन चला सके थे। कि आज के टाइम में किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए हमें नेतृत्व की तलाश होती है। हम लोग किसी न किसी को खोजते हैं, अन्ना हजारे को खोजेंगे या किसी और समाज सेवी को खोजेंगे या राजनेता को खोजेंगे। तो पूरा एक डिस्कोर्स रहा है हमारे पास कि हमें कोई दिशा देने वाला चाहिए, हम उस दिशा में मुड़ जाते हैं बिना सोचे समझे। ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन के दौरान उस समय लोग इतने परिपक्व हो चुके थे कि लीडरशिप के बिना भी उन्होंने यह आंदोलन जारी रखा। और यह इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। और गांधी के जो विचार थे, ये उनकी सबसे बड़ी जीत मानी जानी चाहिए कि जनता खुद नेतृत्व अपने हाथ में ले लेती है यहां पर और समानांतर सरकारें भी बनाती हैं। तो राष्ट्रीय जो हमारा एक नेचर ऑफ स्टेट था वो परिपक्व हो चुका था। इस आंदोलन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरी यह देखने को मिली कि राजाओं को जनता की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा गया। क्यों? क्योंकि राजा कहीं ना कहीं हमें इस आंदोलन के साथ जुड़ते हुए नजर आए। हालांकि वो पीछे हट रहे थे, जुड़ते हुए नजर सिर्फ इसलिए आए क्योंकि जनता जो थी उनके राज्य की,
वो इस भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी, जो पहले किसी आंदोलन में इतना बढ़ चढ़ के भाग नहीं ली। तो ये एक देशव्यापी आंदोलन बन गया था। साथ ही साथ इस आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, आरएसएस या अन्य हिंदू संगठन, इनमें से किसी ने भाग नहीं लिया था। इन सभी ने आंदोलन का विरोध किया था कि यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके अलग अलग मत थे। लेकिन उस दौर में देखिए हमारे राष्ट्रवाद कितना समावेशी प्रवृत्ति का है कि उस दौर में भी गांधी ने या नेहरू ने या किसी भी बड़े लीडर ने, पटेल वगैरह किसी ने भी इनमें से किसी भी दल को देशद्रोही नहीं कहा। सोचिए, अगर इनमें से कोई एक दल भी, कोई, गांधी बहुत बड़े नेता थे और आज भी उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है, गांधी ही अगर इनमें से किसी एक को देशद्रोही कह दिए होते तो आज तक ये लोग इस बात की सफाई दे रहे होते कि उस दौर में गांधी ने इनको देशद्रोही क्यों कहा था। तो कुल मिलाकर भारतीय राज्य जो था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, उस दौर में भी इतना परिपक्व नेतृत्व इसके पास था जो विरोध का भी सम्मान कर रहा था। यही असली प्रजातंत्र की निशानी है। अगर विरोध नहीं होगा, अगर विपक्ष नहीं होगा तो प्रजातंत्र नहीं होगा। तो जो लोग भी विरोध कर रहे थे, जिनके मैंने नाम अभी लिए, उनका भी भारतीय राज्य सम्मान कर रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से किसी को भी देशद्रोही का तमगा नहीं मिला था, जो आसानी से दिया जा सकता था उस समय। बहुत वॉल्यूम उसके ऊपर, कई अखबारों में ये चीज निकल आती और आज भी ये लोग साबित करने में सफल रहते कि नहीं, हम देशद्रोही नहीं हैं। तो कुल मिलाकर ये इस पूरे आंदोलन का महत्व है और इस आंदोलन की वजह से ही हमें एक हद तक ये कहा जा सकता है कि आजादी का जो एक रास्ता था वो साफ नजर आने लगा। तो ये पूरा डिस्कोर्स था राष्ट्रीय आंदोलन का। आखिरी चैप्टर भी था। अगला जो हमारा अध्याय होगा वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर होगा, जिसमें यही लोग हैं, जयप्रकाश नारायण वगैरह, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। स्वस्थ रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए सरकार ने जो बताया है, और पढ़िए आराम से। थैंक यू वेरी मच।